हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। जैसा कि आपने अगर पिछली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा हम लोग बीपीएससी बीपी बीपीएससी 4.0 टीआरई बीपीएससी 4.0 के लिए टीआरई के क्वेश्चंस जो हैं पीवाईक्यू की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें यूथ बुक से क्वेश्चंस को लिया गया है। जो भी अभी तक बीपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं टीआरई में, चाहे वो पीआरटी हो या फिर 6 to 8 हो या फिर 9 to 12 हो, जितनी भी परीक्षाएं बीपीएससी ने कंडक्ट कराई हैं अभी तक, उन सब के क्वेश्चंस आपको हमारी क्लास में देखने को मिल रहे हैं। तो अभी तक हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी, और उसके बाद इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। और अभी फिजिक्स भी कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब जो हमारा आज का सेशन होगा उसमें जीव विज्ञान के क्वेश्चंस को लिया गया है। तो जो भी हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सपोर्ट करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है, हमारे पहला क्वेश्चन है, पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो ये सेल वॉल से स्पष्ट होता है, कोशिका भित्ति, यानी कि कोशिका भित्ति राइट आंसर हो जाएगा। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर मुख्यतः कोशिका भित्ति से ही स्पष्ट होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों ओर मोटा एक कड़ा आवरण होती है। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। नोट डाउन करने वाला पॉइंट ये है, इसकी बनी होती है सेलुलोज की, और यह पारगम झिल्ली होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है, तब 2 घंटे में जीवाणु निर्मित होंगे। 15 मिनट में विभक्त होती है, ठीक है, तो 2 घंटे में कितने कोशिका का निर्माण होगा? तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट होते हैं। और अगर 15 से डिवाइड करेंगे हम तो 8 बार, तो यानी कि सब डिवीजन इसके कितने बनेंगे? 8। तो अगर एक कोशिका के डिवीजन 8 बन रहे हैं तो हम 2 की पावर अगर 8 करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हमारा आ जाएगा 256। कितने जीवाणु कोशिका का निर्माण होगा? 256, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 256। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक पेयर होता है, यानी कि एक जोड़ा। टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? अगर जोड़े में बात करें तो 23 जोड़े होते हैं, या फिर 46 गुणसूत्र। कितने? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़े जो होते हैं पुरुष और महिला में समान होते हैं, और 23वां जोड़ा जो होता है, 23वां, ये निर्धारित करता है पुरुष होगा या महिला होगी। महिला। पुरुष में जो गुणसूत्र होता है 23वीं जोड़ी का, वो XY होता है, और महिला में XX होता है। इससे लिंग का निर्धारण होता है, मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ये वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी दोनों में समान होते हैं। 23वां जोड़ा जो होता है पुरुष तथा महिला दोनों में अलग अलग होता है। इनको लिंग गुणसूत्र ही कहा जाता है। पुरुषों में XY और महिला में XX होते हैं, ठीक है। किसी मानव कोशिका में, उदाहरण गुर्दे की कोशिका, एक जोड़ी XY और XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। गुणसूत्र पर जीन डैश व्यवस्था होती है। गुणसूत्र पर जीन की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? तो गुणसूत्र पर जीन रैखिक व्यवस्था में होता है, ठीक है, लाइनर मैनर में। अन्य फैक्ट भी देखेंगे। गुणसूत्र पर जीन रैखिक व्यवस्था में होता है। गुणसूत्र डीएनए की एक बहुत लंबी श्रृंखला से बना होता है। किससे बना होता है? डीएनए की लंबी श्रृंखला से।
और इसमें कई जीन भी होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक जीन का गुणसूत्र पर एक विशेष स्थान होता है। जीन का वह रूप जो जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर समान स्थान रखता है एलील कहलाता है। नोट डाउन कीजिएगा, क्या कहलाता है? एलील। डीएनए के अलावा गुणसूत्रों में अन्य रासायनिक छोटे घटक होते हैं जो जीन के कार्य को प्रभावित करते हैं। अन्य क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला हमारा? एमआरएनए, इनको मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं। एमआरएनए पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसे संदेश वाहक आरएनए भी बोलते हैं। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नोट डाउन कीजिएगा। और यह जीनों में एकल प्रोटीन कोडिंग जीन की एक प्रति है प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है एमआरएनए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है। प्रतिरोधक क्षमता की अगर बात करें तो लिम्फोसाइट आंसर होगा हमारा। लिम्फोसाइट क्या होता है? ये वाइट ब्लड सेल होती हैं, श्वेत कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर की संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। ये हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग 20 से 40% होती हैं जो हमारे परिसंचरण तंत्र तथा केंद्रीय लिम्फोसाइट अंगों में पाए जाते हैं। कहाँ पे? परिसंचरण तंत्र में और केंद्रीय लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है। ब्रायोफाइट में मात्र बीजाणु कोशिका कैसी होती है? ये द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित होती है। फैक्ट की बात करें, ये मात्र कोशिका द्विगुणित और बीजाणु अगुणित होता है। बीजाणु कैसा होता है? अगुणित होता है और मात्र कोशिका द्विगुणित। ब्रायोफाइट पौधे का एक समूह होता है, ठीक है, जिसमें संवहनी वाहिकाएं नहीं होती हैं। ये वे पौधे हैं जो छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं और आकार में छोटे होते हैं। ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, हेपिटिकोप्सिडा और एंथेसेरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। ठीक है, ब्रायोप्सिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ये ग्लूकोज का उपयोग करती है ऊर्जा के लिए। ठीक है, फैक्ट की बात करें तो हम ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, और ये जल में घुलनशील होता है, इसका स्वाद मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो ये जीन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भाग हो गया? जीन। जीन जो है प्रोटीन की सूचना देता है। फैक्ट की बात करें, डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है वह जीन है। जीन प्रत्येक मानव कोशिका के अंदर पाया जाता है, जिन्हें केवल शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 20,000 जीन होते हैं। जीन को विभिन्न लक्षणों के लिए कोड किया जाता है, जैसे पुरुष या महिला, लिंग व आंख का रंग इत्यादि। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन देखो TRE 3 में पूछा गया है। मानव शरीर की यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। कैसा होता है ग्लाइकोजन का रूप? ये पॉलीसैकेराइड होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा स्रावित होती है तथा एडीपी के रूप में भंडारित होती है। एडीपी के रूप में नहीं होती है। ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती है, या फिर ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। श्वसन प्रक्रिया जब होती है तो उसमें ऊर्जा स्रावित होती है और एटीपी के रूप में भंडारित भी होती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? देखो फैक्ट की बात करें तो भोजन के ऊर्जा निर्गमन की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। इसके अंतर्गत कोशिका में ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा
ऊर्जा प्राप्त करना और फिर शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकाल देना, ये सब शामिल है श्वसन में। तो संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का समीकरण जो होता है वो होता है C6H12 और O6। जब 6 ऑक्सीजन के अणु से क्रिया कराई जाती है तो ये हमारा 6CO2 और 6H2O प्लस 38 ATP यानी कि 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो ये श्वसन प्रक्रिया की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। तो भोजन के साथ में कौन सा एंजाइम मिलता है मुंह में? एमाइलेज होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं फैक्ट कुछ है क्या। एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है। ये लार युक्त होता है जी, बिल्कुल। मुख में लार ग्रंथियाँ एमाइलेज एंजाइम को स्रावित करती हैं। यह भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाता है। ये बिल्कुल, किसको पचाता है? स्टार्च को। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही शुरू हो जाता है। एमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला पहला एंजाइम है जी, बिल्कुल नोट डाउन कीजिएगा, पहला एंजाइम होता है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा और इम्पोर्टेंट भी है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो B12 को क्या बोलते हैं? कोबालामीन, कोबालमीन बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और भी विटामिन के नाम देखेंगे। टोटल विटामिन कितने होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 भागों में इनको बांटा जाता है, कुछ जल में घुलनशील होते हैं और कुछ वसा में। जल में घुलनशील जो होते हैं वो B और C होते हैं। वसा में जो घुलनशील होते हैं A, D, E, K। ठीक है, और भी फैक्ट देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाइल बोलते हैं। विटामिन B1 को थायमीन, B12 B2 को राइबोफ्लेविन, B6 को पायरिडॉक्सिन और B12 को साइनोकोबालामीन और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी को कैल्सिफोरॉल, विटामिन ई को टोकोफोरॉल और विटामिन के को फोलोक्विनोन। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। इनमें से कुछ ना कुछ आपको देखने को एग्जाम में मिल ही जाता है विटामिन से क्वेश्चन। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो अनुवांशिकता जो होता है, अनुवांशिकी के संबंध में बोला जाता है। जेनेटिक्स, हेरिडिटी किसको रिफर करता है? जेनेटिक्स को। फैक्ट की बात करेंगे, अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से अनुवांशिकी को संदर्भित करता है। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं अनुवांशिकी लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने जानकारी दी थी, जिस कारण इनको अनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है। अपने प्रयोग इन्होंने पहले मटर के पौधों पर किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, और ये पूछा भी गया है BPSC TRE 2 में। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? डबल हेलिक्स जो DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज जो थी, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। किसने? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। फैक्ट की बात करें, 25 अप्रैल 1953 में DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज का श्रेय जो है जीव विज्ञानी जेम्स वाटसन और भौतिक वैज्ञानिक थे फ्रांसिस क्रिक, इनको जाता है। मानव जीन युक्त अणुओं का निर्धारण किया था। इन्हें बाद में शोध के लिए मैरिस विल्किंस के साथ नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा, किस गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये हमारा जीन मानचित्रण। क्या हो जाएगा? जीन मानचित्रण। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्रण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माता पिता से संतति
संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया, यानी कि माता पिता से जो संतानों में लक्षण पहुंचते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको आनुवांशिकता कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये फैक्ट अभी ऊपर पढ़ चुके हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इसके बारे में पहले बताया था। इनका पिता कहा जाता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं, हेरिडिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीव जगत के वर्गीकरण से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आपको देखने मिलेंगे। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? इकाइनोडर्मेटा की बात कर रहा है। यह त्रिस्तरीय है और इन्हें सीलों में गुहा होती है। जी बिल्कुल, त्रिस्तरीय होता है ये। इनमें विशिष्ट जल समान नाल होता है। बिल्कुल, यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं। तो राइट आंसर हमारा इसमें डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित कौन सी वनस्पति विज्ञान की शाखा है? देखते हैं। तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्लांट साइकोलॉजी, पादप कार्य की। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित पादप कार्य की, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी, वनस्पति विज्ञान की शाखा है। ठीक है, पादप कार्य में पौधे में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जी बिल्कुल, पादप कार्य के जनक कौन है? क्लाउडे बर्नार्ड। ध्यान दीजिएगा, क्लाउडे बर्नार्ड इसके जनक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोनेरा जगत से पूछा गया था। कब पूछा गया था? TRE 2.0 में, शिफ्ट सेकेंड पेपर 3। मृत जीवों का अपघटक है तो वायरस, जीवाणु, कवक या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है हमारा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तीनों ही मृत जीवों के अपघटक हैं। वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों का अपघटन करके उन्हें सरल यौगिक में परिवर्तित करते हैं अपघटक कहलाते हैं, या डीकम्पोजर भी कहते हैं इनको। तो इनमें विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ इत्यादि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा कवक से पूछा गया है, लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है। तो ये सहभोजिता कहलाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सहभोजिता कहलाता है। जी बिल्कुल, शैवाल उन कवकों को खाते हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं होते हैं। कवक शैवाल को सुरक्षा प्रदान करके तथा जल अवशोषण में सहायता करके उनकी सहायता करते हैं, इसीलिए इनको सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मतलब कह रहा है अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है? तो ये ईस्ट में होता है। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पादप जगत से पूछे गए हैं, कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं? तो यांत्रिक ऊतक का अभाव, वायु ऊतक की उपस्थिति। तो राइट आंसर हमारा बी ही हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वायु ऊतक की उपस्थिति। अगर इसकी उपस्थिति है तो जलोद्भिद होगा पौधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फैक्ट भी देख लेंगे। फैक्ट की बात करें तो यांत्रिक ऊतकों की अनुपस्थिति और वायु ऊतक एरेनकाइमा की उपस्थिति किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं। कैसा? जलोद्भिद बनाते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊतकों की अनुपस्थिति और जलोद्भिद पौधों को जल में तैरने और विकसित होने में मदद करती है। एरेनकाइमा यानी कि वायु ऊतक की स्थिति जो है जलोद्भिद पौधों में कुछ निम्न कार्य करती है, देख लेते हैं। जैसे कि जल में तैरने में मदद, वायु संचार में मदद मिलता है, प्रकाश संश्लेषण में भी मदद मिलती है, जल में पोषण अवशोषण में मदद, और एरेनकाइमा की उपस्थिति जलोद्भिद पौधों को जल में जीवित रहने की और विकसित होने में मदद मिलती है। तो उन्हें जलीय परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूल बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल कौन सी होती है? दलहन, ज्वार, बाजरा। तो राइट आंसर ए है, पल्स यानी कि दलहन।
फलीदार फसल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट भी देख लें। दलहन एक फलीदार फसल है। मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया एवं मटर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें। सर्वाधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्धक आवश्यक होता है? तो लेगी हीमोग्लोबिन ये वर्धक आवश्यक होता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। फैक्ट की बात करें तो लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेगी हीमोग्लोबिन वर्धक आवश्यक है। हीमोग्लोबिन फलीदार पौधों की गांठों में पाया जाता है। कहाँ पे? फलीदार पौधों की गांठों में। इसके मुख्य कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोजेनेसिस को ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। इसलिए लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति मेजबान पौधों और बैक्टीरिया के बीच एक अच्छा समन्वय दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये 69 बीपीएससी प्री में पूछा गया था। दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टिलियार्डे क्या बोलेंगे इसको, टिलियार्डेम्बिस कहा जाता है। ये टिलियार्डेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए? तो ये रूस में पाया गया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? दादुर या टोड, मगरमच्छ, मछली। तो राइट आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं। ये गर्म खून के नहीं है, इनमें ठंडा खून पाया जाता है। ठीक है, गर्म खून में जैसे पक्षी हो गया, ठीक है, ये सब आते हैं भारी वातावरण में जो रहते हैं। गर्म रक्त वाले जानवर बाहरी वातावरण के तापमान में परिवर्तन के बावजूद अपने आंतरिक शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। स्तनधारी एवं पक्षी, ध्यान दीजिएगा, स्तनधारी और पक्षी गर्म रक्त वाले जानवरों के उदाहरण हैं। मछली और सरीसृप उभयचर और कीट ठंडे रक्त वाले, इनमें ठंडा रक्त पाया जाता है। सरीसृप, मछली, उभयचर में और कीट में। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑर्निथोलॉजी ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन किसका ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है? किसका किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, बर्ड्स का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, खाद्य श्रृंखला में कीटवच्ची पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है। कीटवच्ची पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या होता है? ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ऑप्शन प्राइमरी कंज्यूमर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि खाद्य श्रृंखला में एक विशेष वातावरण आवास में विभिन्न जीवों के मध्य भोजन संबंध दर्शाता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का क्रम जो होता है, शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी और फिर निवारक। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में घास जो है उत्पादक हो गया, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है और मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता का जो भोजन बनाता है वो तृतीय उपभोक्ता कहलाता है। तो खाद्य श्रृंखला में कीटवच्ची पौधे के पौष्टिक स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? तो इसमें साइटोकाइनिन हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा। ये इंसुलिन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये जंतु है, ये तो पुरुषों में पाया जाने वाला है। एस्ट्रोजन हो गया, इंसुलिन हो गया। ठीक है, तो पादप में कौन सा हो गया? वनस्पति साइटोकाइनिन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो ये कैपिलरी वाटर द्वारा मिलता है, यानी कि कोशिका जल द्वारा। जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? कैपिलरी वाटर द्वारा, कोशिका जल द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, परागकोश में होते हैं, परागकोश में पुंकेसर होते हैं। ऑप्शन सी, परागकोश में होते हैं, ऑप्शन सी, यानी कि परागकण होते हैं। फैक्ट देखें, पुंकेसर में एक द्विपालिक संरचना होती है
जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में 4 प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें परागपुट कहते हैं। पोलन सेक्स। परागपुट में ही परागकण की उत्पत्ति होती है। परागकण ही वास्तविक में नर युग्मक होता है और ये परागकण जो होता है नर युग्मक भी होता है। ऑप्शन है हमारा परागकण हो जाएगा राइट आंसर। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। पौधों का भोजन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। किससे? स्टोमेटा। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं तो हल्के एवं चिकने, चिपचिपे, सूखे। तो ये ड्राई होते हैं। कैसे होते हैं? सूखे। परागकण कैसे होते हैं? सूखे होते हैं। फैक्ट की बात करें तो जल परागित पुष्पों में परागकण सूखे होते हैं। कैसे होते हैं? सूखे होते हैं। जल परागण वाली प्रजातियों के परागकणों पर श्लेष्मा परत की उपस्थिति उन्हें पानी से सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सी परत? श्लेष्मा परत पानी से सुरक्षा प्रदान करती है। उनके पास एक श्लेष्मा आवरण होता है जो सूखा रहता है। यह परत उन्हें पानी से भीगने से बचाती है। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। तो पौधों की जड़ों में मृदा से जल किसका उदाहरण है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर का यानी कि ऑस्मोटिक दाब का उदाहरण होता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारा, अदरक एक भूमिगत तना है, ठीक है, एवं जड़ नहीं है क्योंकि यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है। इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। तो राइट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। फैक्ट देख लेते हैं। अदरक एक भूमिगत तना है और जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। जी बिल्कुल। पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमि तना कहलाता है। भूमिगत तने में पूर्व संधियां, पर्णकलिकाएं तथा सल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रह करने के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। इसके उदाहरण हल्दी हो गया, अदरक हो गया और केला वगैरह वगैरह। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है। तो कार्पेल जो होता है फल बनाने का कार्य करता है। फैक्ट भी देखेंगे। निषेचन के बाद पुष्प अंडकोश में बदल जाता है। निषेचन के बाद कार्पेल स्त्री केसर का एक भाग होता है। किसका भाग होता है? कार्पेल स्त्री केसर का। जब यह अंडकोश में निषेचित होता है तो यह विकसित होकर फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिमालयन यू, ध्यान दीजिएगा, हिमालयन यू नामक औषधि पौधा है। भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल। ये थे आज के हमारे 39 क्वेश्चन। कितने? 39 क्वेश्चन आपने देखे और सारे क्वेश्चन हमारे PYQ हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्लास को देख रहे हैं तो अगर क्लास पसंद आई हो तो क्वेश्चन का लेवल पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।